उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक दिवसीय कार्यशाला में मंच पर विराजित आज के कार्यक्रम की बीज वक्ता इंदुमती काटदरे ताई जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री दिनेश शर्मा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती अलका शर्मा जी, इस कार्यक्रम में झारखंड से आए हुए श्री राम मूर्ति ठाकुर जी, राष्ट्रीय महासचिव टीएफआई, इस संगठन के प्रदेश महामंत्री श्री संजय सिंह जी, इस संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधे रमन त्रिपाठी जी, संयुक्त महामंत्री श्री देवेंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे जनपद के जिलाध्यक्ष श्री अंजीव शर्मा जी और इनके साथ बैठे हुए श्री लायक सिंह यादव जी, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे 5 राज्यों से, जिसमें उत्तर प्रदेश भी समाहित हैं, आए हुए हमारे सभी आदरणीय सम्माननीय शिक्षक भाई बहन और मीडिया बंधुओं, आज का जो ये कार्यक्रम है इसका विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक विचार दिया गया था, भारतीय ज्ञान परंपरा। उसी पर आधारित ताई जी के 2 उद्बोधन हैं, जिसमें प्रथम उद्बोधन के बाद प्रश्नोत्तर सत्र रहेगा और दूसरे उद्बोधन जो 1.5 घंटे का होगा उसके बाद भी 10 से 15 मिनट का हम प्रश्नोत्तर सत्र रखेंगे, ताकि सारी जिज्ञासाओं का शमन हो। जब हम बात शिक्षा की करते हैं तो शिक्षा में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या समाहित होता है, इसकी चर्चा होती है। और इसी को आधार स्वरूप मानकर पुनरुत्थान विद्यापीठ ने अपने 3 सिद्धांत और 2 सूत्र प्रतिपादित किए। शिक्षा स्वायत्त होनी चाहिए, ये प्रथम सिद्धांत है। शिक्षा कैसे होनी चाहिए? स्वायत्त इसलिए होनी चाहिए क्योंकि शिक्षा का जो आधार है वो शिक्षक होता है, और शिक्षा किसके लिए होती है? शिक्षार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए होती है। इसलिए जैसी आवश्यकता है और जैसा स्थान है वैसी शिक्षा शिक्षक के माध्यम से होनी चाहिए। इसलिए चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे विद्यालय हो या विश्वविद्यालय, सभी में जो अग्रणी भूमिका, प्रमुख भूमिका वो केवल और केवल शिक्षक की होनी चाहिए। यही पुनरुत्थान विद्यापीठ मानता है। लेकिन इसका दूसरा बिंदु भी है स्वायत्तता का, वो है कि शिक्षा सरकार से पूरी तरह से स्वतंत्र भी होनी चाहिए। और जब सरकार से स्वतंत्र होगी तो वहां शिक्षा विभाग भी नहीं रहेगा और शिक्षा का मंत्रालय भी नहीं रहेगा। गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा के रमणीय वृक्ष को नष्ट कर दिया। उसी के आधार पे धर्मपाल जी ने रमणीय वृक्ष द ब्यूटीफुल ट्री नामक ग्रंथ लिखा। उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो ब्रिटिश आर्काइव से लिया गया है, ब्रिटिश अभिलेखागार से लिया गया है, कि भारत के प्रत्येक
गांव में कम से कम एक विद्यालय या पाठशाला होती थी। उसके साधन माध्यम अलग अलग थे, कैसे प्रहार किया वो हमें द ब्यूटीफुल ट्री रमणीय वृक्ष ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि यदि कोई वास्तव में शिक्षा की सेवा करना चाहता है तो उसे रमणीय वृक्ष ग्रंथ का कम से कम 3-4 बार अध्ययन करना चाहिए और उसी का गुणगान हर स्थान पे करना चाहिए, ताकि अंग्रेजों ने जो दुष्प्रचार किया उसका एक एक भारतीय को, सभी 140 करोड़ भारतीयों को पता चले। शिक्षा अर्थ निरपेक्ष किंतु अर्थकरी होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अर्थ निरपेक्ष। कैसी होनी चाहिए? लेकिन अर्थकरी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अब इसको सरल शब्दों में कहें तो शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए किंतु आजीविका प्रदान करने वाली होनी चाहिए। क्या आप उसे शिक्षा कहेंगे जिसमें ये कोर्स 5,000 का, ये 10,000 का, ये 20,000 का, ये 50,000 का, ये 1 लाख का, ये 5 लाख का, ये 20 लाख का कोर्स है? क्या वो शिक्षा है? वो तो वस्तु हुई। वस्तु और सेवा का क्या हुआ? क्रय और विक्रय हुआ। और ज्ञान के बारे में कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई है ही नहीं। ज्ञान ईश्वर के समान माना गया है, क्योंकि जिसे ज्ञान की अनुभूति हो जाती है उसे ईश्वर की भी अनुभूति हो जाती है। तो क्या ज्ञान का क्रय विक्रय हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए पुनरुत्थान विद्यापीठ ने 3 सूत्र बनाए: स्वायत्तता, भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शिक्षा और निःशुल्क किंतु आजीविका दिलाने वाली शिक्षा। आप सोच के देखिए, एक पुस्तक आई है, आप उसे पढ़िएगा, विश्व का आर्थिक इतिहास। मेरे पास घर पे पड़ी है, मैंने पढ़ी है उसे। उसमें लिखा गया कि पिछले 2000 वर्षों के आर्थिक इतिहास का विश्लेषण किया गया। शिक्षा एक स्थान पे नहीं हो सकती है और शिक्षा एक समय में भी नहीं हो सकती। रिक्शे वाले से बात हो रही है, बच्चे से बात हो रही है, किसान से बात हो रही है, वैद्य से बात हो रही है, या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति से, संत से, किसी से भी बात हो रही है हमारी, तो भी वो क्या है? शिक्षा का एक अंग है। और आज के दिन शिक्षा क्या मानी जाती है? 3 से 6 वर्ष के मध्य शुरू हो जाती है, 25 से 30 वर्ष के बाद पूर्ण हो जाती है। और शिक्षा में बोरियत इतनी अधिक है कि जैसे ही वो नौकरी लग जाता है, वो किताब कैसे फेंकता है कि मैं जीवन में कभी किताब के हाथ नहीं लगाऊंगा। ये स्थिति है या नहीं? वो इसलिए है क्योंकि शिक्षा भारतीय नहीं है, हमारी रुचि के अनुसार नहीं है, हमारे वातावरण के अनुसार नहीं है, और जो जिस के लिए उपयोगी होना चाहिए ज्ञान, वो ज्ञान हमारे लिए उपयोगी नहीं है। आज जो 6 विषय आपने पढ़े जीवन में, 6 विषय पढ़ते हैं सब लोग ग्रेजुएशन तक, 5 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। वो 6 विषय कितने उपयोगी है आप स्वयं देख लीजिए। इसका तात्पर्य है कि अब उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसी के दृष्टिगोचर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर कुछ उपायों को अपनाया गया। इसीलिए हमारे यहाँ पे इसको ट्रांसलेशन, इसका आईकेएस भी बोलते हैं, लेकिन आईकेएस सही ट्रांसलेशन नहीं है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। सही इसका अनुवाद क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा ही सही अनुवाद है। इसके लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ ने 5 तपों की रचना की। किसकी रचना की? 5 तप। तप किसे कहते हैं? कोई भी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह यदि 12 वर्षों तक किसी एक ही लक्ष्य के पीछे साधना करता है, स्वाध्याय करता है, या उसके लिए कार्य करता है, वही क्या कहलाता है? तप। तो एक तप की आयु कितनी होती है? 12 वर्ष। तो नैमिषारण्य तप पहला तप था। और इसी तरह से कुल 5 तपों की कार्य योजना कितने वर्षों की हुई? 12 गुना 5 60 वर्षों की। तो पुनरुत्थान विद्यापीठ की योजना 2004 से आरंभ हुई और
और 2064 में पूर्ण होगी। ये यांत्रिक रूप से नहीं होगी, हो सकता है 1-2 वर्ष ऊपर हो जाए, 1-2 वर्ष नीचे भी हो जाए। एक माना गया कि 12-12 वर्ष की कुल 5 क्या होंगे, तप होंगे। तो नैमिषारण्य तप के अंदर क्या किया गया, पुस्तकों का निर्माण किया गया और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो विद्वजन थे उनकी गोष्ठियां कराई गई और उन गोष्ठियों के आधार पे शोध और साहित्य निर्माण किए गए, जिसका जो सुपरिणाम था वो 15-16 अप्रैल 2023 को गुजरात विश्वविद्यालय में 1051 ग्रंथों के लोकार्पण के साथ संपन्न हुआ। कुल कितने ग्रंथों का लोकार्पण एक साथ हुआ? 1051 लोकार्पण या विमोचन। जो दूसरा तप है वो है लोकमत परिष्कार। लोकमत परिष्कार का तात्पर्य क्या है कि आम व्यक्ति जो पिछली 8, 10, 12 पीढ़ियों से पूरी तरह से पश्चिमी विचारधारा से ओतप्रोत हो चुका है और भारतीय ज्ञान धारा को विस्मृत उसने कर दिया है, उसको पुनः उससे अवगत कराना कि भारत में प्रत्येक रचना किसके ऊपर आधारित होती है? धर्म पर आधारित होती है, आत्मा पर आधारित होती है। आत्मा को अधिष्ठान मानने के कारण भारत का प्रत्येक विचार क्या हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। और आध्यात्मिक अर्थ यहाँ वो नहीं है कि दीप प्रज्वलित करना और पूजा पाठ कर्म कांड या जो जो अपनी पूजा पद्धति अपनाते हैं वो पूजा करना। आध्यात्मिक का अर्थ है कि जो आत्म तत्व को अधिष्ठान मानकर विषय का निरूपण होता है उसे हम आध्यात्मिक कहते हैं। तो लोक को बताना, आम व्यक्ति को बताना कि भारतीय जीवन शैली क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, भारत के जीवन मूल्य, भारत की व्यवस्थाएं क्या है, ये क्या है? लोकमत परिष्कार। और तीसरा है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। जब लोक के अंदर विचार व्याप्त हो जाता है, आम व्यक्ति जान जाता है, तो कुटुंब उसे अपनाने का प्रयास करता है। अंग्रेजों ने भी ऐसा किया। अंग्रेजों ने क्या किया? पहले हमारे गुरुकुलों को, विद्यालयों को, पाठशालाओं को पूरी तरह से नष्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे जो पश्चिम से पढ़ के आता उसे सम्मान देना शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे सभी ने अपनाना भी आरंभ किया। तो जब कुटुंब सुदृढ़ीकरण जो तप है वो हमारा 2028 से लेकर के और 39 तक चलेगा, क्योंकि भारत में कुल 3 इकाइयां मानी जाती है। भारत में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्यक्ति या कुटुंब? अब क्या मानते हो? व्यक्ति को। व्यक्ति को इकाई मानने से 2 भाइयों में लड़ाई होती है, एक परिवार में 5 गुट बन जाते हैं। और व्यक्ति को ही सब कुछ मानने पर मैं सास भी कभी बहू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसी सीरियल आते जिसमें सास बहू की लड़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता। और इसी से हमारे कुटुंब क्या होते हैं? टूटते हैं। और जब कुटुंब को इकाई माना जाता है तो कुटुंब का हर व्यक्ति, परिवार का हर व्यक्ति दूसरे के लिए सर्वसमर्पित होता है, उसी की सेवा करने के लिए वो तत्पर रहता है। जब सभी एक दूसरे की सेवा करते हैं तो कुटुंब का सुदृढ़ीकरण होता है, उसका प्रेम बढ़ता है और कुटुंब का अपने आप विकास होता है। इसी तरह से हमारे अर्थव्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या माना जाता है? ग्राम। क्या माना जाता है? ग्राम। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित थी, इसीलिए हम सबसे समृद्ध थे, इसीलिए हम सर्वाधिक निर्यात करते थे, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया भी था, पराक्रमी राष्ट्र भी था और विश्व गुरु भी था, क्योंकि भारत में समृद्धि और संस्कृति दोनों एक साथ पलते थे, दोनों एक साथ आगे बढ़ते थे। संस्कृति भी आगे बढ़ती तो समृद्धि के स्तर पर भी भारत आगे जाता। चौथा जो तप है वो है शिक्षक निर्माण। शिक्षक निर्माण चलेगा 2040 से लेकर 2051 तक। शिक्षक निर्माण बाद में क्यों? क्योंकि जब तक हम अध्ययन करेंगे, जब लोक के अंदर विचार व्याप्त होगा, कुटुंब में ये विचार व्याप्त होगा, उसके बाद जब शिक्षक का निर्माण होगा तो ऐसे कुटुंब, ऐसा लोक तैयार होगा कि ऐसे जो ज्ञान परक शिक्षक होंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुसरण करने वाले विद्यालय, पाठशालाएं और गुरुकुल होंगी, वहां पर
बच्चों को भेजने के लिए भी वो तत्पर रहेंगे। और अंत में है गुरुकुल स्थापना, तो वो है 2052 से लेकर के और 63-64 तक। तो जब ये सब पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद जब गुरुकुल की स्थापना होगी तो उसका परिणाम दो होगा। एक, या तो सारी की सारी पाठशालाएं, विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित हो जाएंगे, या लोग उनमें जाना बंद कर देंगे तो अपने आप बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से जो पांचों तप है वो 50-50% समानांतर रूप से चलते हैं, लेकिन 12.5 और 12.5% साथ में भी चलते हैं। नैमिषारण्य तप चल रहा है, तब 50% नैमिषारण्य तप, और उसके बाद लोकमत परिष्कार, कुटुंब सुदृढ़ीकरण, शिक्षक निर्माण और गुरुकुल निर्माण, ये उसके साथ में चलेंगे। वर्तमान में लोकमत परिष्कार चल रहा है, तो उसके साथ में साहित्य का निर्माण भी हो रहा है, शोध भी हो रहा है, पुस्तक लेखन भी चल रहा है, और इसके साथ में कुटुंब सुदृढ़ीकरण भी चल रहा है। और दो तप और कौन से हैं? शिक्षक निर्माण और गुरुकुल स्थापना, वो भी साथ में चल रही है। तो इसका अर्थ है कि सारे तप एक साथ भी चलते हैं, और एक तप क्या होता है, प्रमुख रूप से स्थापित होता है। ये तो बात हुई पुनरुत्थान विद्यापीठ की। अब मैं संबल के बारे में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि इसी के आधार पे हमने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था क ख ग घ मिशन। क्या नाम है? क ख ग घ मिशन। क से कहानी और कल्पना शक्ति का विकास, ख से खेल और खिलौने, ग से गीत और गतिविधि, और घ से विद्यालय में बच्चों के साथ घनिष्ठता और घर जैसा वातावरण। यदि ये सब चीजें एक साथ होंगी तो विद्यालय के प्रति बच्चों की अपने आप रुचि जागृत होगी, और जो बच्चा है वो अपने आप विद्यालय में आएगा, और जब उस बच्चे की रुचि के अनुसार बच्चे को शिक्षक पढ़ाएंगे तो उस बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो भी अधिक होगा। और वैसे भी माना जाता है कि जो आरंभिक वर्ष होते हैं शिक्षा के, वो कैसे होने चाहिए? क ख ग घ से युक्त ही होने चाहिए। लेकिन इसके लिए शिक्षकों को भी अ, आ, ई और ई का अनुसरण करना पड़ेगा। अ का अर्थ है कि बच्चे हमेशा क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। बच्चे किसका करते हैं? शिक्षक का करते हैं, और माता पिता और समाज का अनुकरण करते हैं। तो यदि बच्चे अ से अनुकरण करते हैं तो शिक्षक को आ से क्या होना पड़ेगा? आदर्श होना पड़ेगा। अब आप स्वयं सोचिए, क्या शिक्षक अपने मूल आदर्श में है? यदि नहीं है तो हमें उसे उस आदर्श की ओर उन्मुख करना है, जो पुनरुत्थान विद्यापीठ शिक्षकों के लिए मानक और आदर्श स्थापित करता है। और 2 ई, एक है ईर्ष्या रहित वातावरण होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं विद्यालयों में, मेरा व्यवहारिक अनुभव है कि विद्यालय में बहुत आपस में या एक दूसरे विद्यालय से क्या होती है? ईर्ष्या जैसा वातावरण बना रहता है। हम सभी उस बच्चे के लिए आए हैं, उस ग्राम के लिए आए हैं, एक दूसरे के लिए वहां नहीं आए। वो तो संयोग था, ईश्वर की एक रचना थी कि हम वहां पे एक साथ एकत्र हो गए। अब हमारा उद्देश्य केवल और केवल ये होने चाहिए, उस विद्यालय का जो बच्चा है वो विद्यालय है, उस गांव के अंदर हम कैसे शिक्षा की अलग जगह। और एक ई है इष्ट, अर्थात जो बच्चों की इच्छा है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना। पर बच्चों की इच्छा का अर्थ नहीं है कि उसे कोई त्रुटिपूर्ण इच्छा है तो हम उसे, या सही इच्छा नहीं है तो उसके अनुसार आगे बढ़े। अर्थात बच्चे की रुचि पहचाने, बच्चे की योग्यता देखें, उसी के अनुसार हम बच्चे को आगे बढ़ाएं। दूसरा हमने एक कार्य किया, अभी तक जो कायाकल्प का कार्य चल रहा था वो थोड़ा थोड़ा धन विद्यालय में लग रहा था। हमने कह दिया सबसे पहले यदि ग्राम पंचायत के धन से कुछ ठीक होगा तो विद्यालय की बिल्डिंग ठीक होगी। और विद्यालय की बिल्डिंग में ये नहीं कि हमने मोटा मोटा काम कर दिया, पेंट कर दिया, चमक गया, बहुत सुंदर हो गया, ऐसा नहीं। हमने कहा सबसे पहले छत ठीक करिए,
और छत में क्या किया? डैम प्रूफ। हमारे वाले बताएंगे। डैम प्रूफ से सीलन नहीं आती। आप किसी भी विद्यालय में जाए, किसी भी भवन में जाए, सरकारी भवन में, उसकी सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो सीलन की होती है। सीलन के कारण जो अच्छा भला पेंट किया है, जो आपने पेंटिंग लगाई है, जो आपने टीएलएफ लगाया है, वो सब क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो हमने 100% स्कूल के ऊपर डैम प्रूफ कराया और उसके बाद में उसकी जो स्लोप है वो तेज कराया और 100% स्कूल में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाया। 100% मींस लिटरली 100%। तीसरा जो हमने पेंट कराया वो है वेदर शीट मैक्स का पेंट। वो शिक्षक अपनी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए या अन्य सामग्री के लिए खर्च करेगा जो उसकी आवश्यकता है। बाकी सारी चीजें हम ग्राम पंचायत से ला करके देंगे जितनी हो सकती है सारी चीजें। इसी तरह से सफाई कर्मी की भी हमने कहा कि सफाई कर्मी की भी अटेंडेंस है। प्रधानाध्यापक जी देंगे कि हमारे पास आए, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि सफाई कर्मी ने विद्यालय में सफाई की है, उसका वेतन निर्गत होगा, अन्यथा निर्गत नहीं होगा। इसी तरह से ऐसे नहीं है कि जो राशन कोटेदार से राशन लेके आना है तो विद्यालय का जो अध्यापक है वो अपनी बाइक के पीछे पीछे वो पूरी जो बोरा होता है वो ढो के लाएंगे। वो कोटेदार अपने आप से वहां पे ले जाए। बाकी सारी समस्याएं मेरी, वो एक बच्चा है वो आपको बढ़ाने का दायित्व उसका है। ये हमने यहाँ करने का प्रयास किया और ये मैंने इसलिए भी किया क्योंकि मैं भी पूर्व में शिक्षक रहा और मैं मानता हूं कि मैं आपके बीच से आया हूं और आपका ही छोटा बड़ा भाई हूं। मैं पहले भी शिक्षक था, बाद में भी शिक्षक रहूंगा। ये बीच के काल में थोड़ा प्रशासन में आ गया हूं तो यहाँ सेवा कर लेता हूं। बस ये बात है।